हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे लास्ट में इसको समझाने के बाद। अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा समझने का टॉपिक है। इसको पूरे ध्यान के साथ देखिएगा आप लोग वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का एक और नाम होता है, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था। मेल गैमेटोफाइट और क्या बोलते हैं? माइक्रो गैमेटोफाइट। तो माइक्रो गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो गैमेटोफाइट यानी माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। देखिए, तो माइक्रो गैमेटोफाइट यानी कि मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो पार्शियली होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर और पार्शियली होता है स्टिग्मा के ऊपर। यानी कि पार्शियली स्टिग्मा के ऊपर कब होगा? यानी कि पोलिनेशन के बाद। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होने का मतलब क्या है? पोलिनेशन से पहले। तो इसलिए मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और दूसरा क्या है? पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। यानी कि पोलिनेशन के पहले का डेवलपमेंट ये कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और पोलिनेशन के बाद का डेवलपमेंट कहाँ होता है? स्टिग्मा के ऊपर। तो देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर? क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू जो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाते हैं? एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसका एक और नाम होता है, क्या होता है? पोलन मदर सेल। और मदर सेल यानी कि इसका नेचर कैसा है? 2n है। जो भी मदर सेल होता है उसका नेचर कैसा होता है? 2n, डिप्लॉयड नेचर का होता है। और जैसे ही इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? हेप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। और एक बार मियोसिस होता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो एक एमएमसी के सेल में मियोसिस होगा तो 4 बनेगा माइक्रोस्पोर। ये चारों सेल बनते हैं जो माइक्रोस्पोर आपस में अटैच होते हैं कैलोस बैंड के थ्रू, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अच्छा, ये मियोसिस के बाद बना है तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर जाहिर सी है हेप्लॉयड होगा। और इसके बीच में ये जो माइक्रोस्पोर है आपस में कैसे अटैच है? कैलोस बैंड के थ्रू। तो इस कैलोस बैंड को डिसॉल्व करेगा एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। और कैलेज जैसे आएगा इस कैलोस बैंड को डिसॉल्व कर देगा। तो इस कैलोस बैंड के डिसॉल्व करने से क्या होगा? माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये 4 माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गए। अब क्या होगा? माइक्रोस्पोर में लेयर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही माइक्रोस्पोर में लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे पोलन ग्रेन। तो देखिए इसमें 2 लेयर बना। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन, पढ़ चुके हैं इसको पहले। और इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटाइन। और आउटर लेयर के किस चीज़, उसमें किस चीज़ का कवरिंग होता है? स्पोरोपोलिनिन का, जो इसको पोलन ग्रेन को डिग्रेड होने से बचाता है और इन्वायरमेंटल कंडीशन से भी बचाता है। और पोलन ग्रेन को क्या बनाता है? स्पोरोपोलिनिन पोलन ग्रेन को रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है। आगे देखिए, इस एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, इसको पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? पढ़ चुके हैं सब लोग पिछले लेक्चर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एमएमसी से माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इतना तक तो पहले हो चुका है। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। तो मेल गैमेटोफाइट यानी कि किसका? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट पढ़ना है हम लोगों को। तो ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन का नेचर कैसा होता है? पोलन ग्रेन का नेचर होता है हेप्लॉयड। और पोलन ग्रेन में सबसे पहले क्या फॉर्मेशन हो रहा है? वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है पोलन ग्रेन्स के अंदर। वैक्यूल के फॉर्मेशन से क्या होगा? वैक्यूल के फॉर्मेशन से क्या होगा? पोलन ग्रेन के अंदर वाटर का स्टोरेज होगा जो पोलन ग्रेन को वाटर रेजिस्टेंट से बचाएगा। तो क्या होगा? पोलन ग्रेन के अंदर वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उसके कारण ये जो न्यूक्लियस सेंटर के अंदर था ये शिफ्ट हो गया पेरिफ्री पे। वैक्यूल के फॉर्मेशन से क्या हुआ? जो न्यूक्लियस सेंटर पे था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? पेरिफ्री पे। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीज़न? माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस तो कभी हेप्लॉयड सेल में हो ही नहीं सकता है। मियोसिस हमेशा किस में होता है? डिप्लॉयड सेल के अंदर। और इस हेप्लॉयड सेल को बनाना है 2 हेप्लॉयड सेल। डिवीज़न कौन सा होगा? माइटोसिस। और माइटोसिस डिवीज़न होगा, ये सिमेट्रिक डिवीज़न होगा या एसिमेट्रिक? क्योंकि न्यूक्लियस तो है पेरिफ्री पे, तो इसमें डिवीज़न कैसा होगा? एसिमेट्रिक। तो इसलिए लिखा हुआ है एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। तो माइटोसिस में पहले क्या होता है? करियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न पहले होगा।
उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो ये है डिवाइडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। और ये है स्पिंडल फाइबर जो इसको डिवाइडिंग न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अलग अलग साइड सेपरेट कर रहा है इसको। तो इससे जो सेल बनेगा इस न्यूक्लियस का डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा और दोनों के अराउंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, दो अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न कैसा हुआ है, एसिमेट्रिक, जो एसिमेट्रिक डिवीज़न हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो सेल का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल सेल फॉर्म्ड होगा। तो अनइक्वल सेल में एक का साइज होगा बिगर और एक का साइज क्या होगा, स्मॉलर। तो जो बिगर सेल बनेगा उसका नाम देते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। क्या नाम देते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो स्मॉलर सेल बनता है उसका हम लोग नाम बोलते हैं जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, ये बिगर है, साइज में बिगर है और इसके अंदर लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। और इसके अंदर जेनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा है, स्पिंडल शेप्ड है। तो इसके लिए है जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है, स्पिंडल शेप्ड। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज इरेगुलर स्फेरिकल न्यूक्लियस है। और वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारा फूड का रिजर्व होता है। और इसके अंदर जेनरेटिव सेल के अंदर क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। अभी तो क्या है, दो अलग अलग सेल हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज कर जाएंगे। तो फ्यूज करने से क्या होगा, ये इसका जेनरेटिव सेल जो है, जेनरेटिव सेल का साइज क्या है, छोटा है और वेजिटेटिव सेल का साइज क्या है, बिगर है। तो जेनरेटिव सेल जैसे ही फ्यूज करेगा तो ये फ्लोट करने लगेगा किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो जेनरेटिव सेल फ्लोट करने लगेगा किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर। इसलिए लिखा है फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो एक सेल दूसरे सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सेल विद इन सेल। तो देखिए जैसे ही पोलन ग्रेन में डिवीज़न होता है, कौन सा डिवीज़न, माइटोसिस, उससे दो सेल का फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। तो जैसे ही पोलन ग्रेन का डिवीज़न हो गया तो इस पोलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। आप बताइए मैच्योर पोलन ग्रेन में कितने सेल हैं, बताइए मैच्योर पोलन ग्रेन में कितने सेल हैं, एक वेजिटेटिव सेल या एक जनरेटिव सेल, यानी कि 2 सेल हैं। तो इसको बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज। और 2 सेल्ड स्टेज जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया 2 सेल स्टेज का तो ये सेट कर जाएगा। तो इस तरह का फिनोमिना लगभग 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही सेट कर जाता है। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये जनरेटिव सेल आगे चल के डिवाइड कर जाता है। यानी कि एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल डिवाइड कर गया तो कितना हो गया, जनरेटिव और एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के डिवीजन से दो सेल बनेगा, यानी कि 3 सेल स्टेज। तो बाकी 40% एंजियोस्पर्म में कितना सेल स्टेज में पोलन ग्रेन का होगा सेट, 3 सेल स्टेज में। तो आगे का डेवलपमेंट कहाँ होगा, ये पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर, अभी यहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ एंथर से स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन का बाद का डेवलपमेंट है, इसलिए इसको नाम दिए हैं पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। ये कहाँ होता है, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे। तो जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा के ऊपर, ये वाटर को, एक एलिमेंट होता है बोरॉन को, और न्यूट्रिएंट जैसे शुगर को एब्जॉर्व करेगा। और एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, ये पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्व करेगा और स्वेल कर जाएगा। प्रोसेस को बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, इंडोऑस्मोसिस। आगे देखिए, जैसे ही पोलन एब्जॉर्ब किया वाटर, न्यूट्रिएंट और बोरॉन को, तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जर्मिनेशन से क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये स्टिग्मा को हम लोग क्या है, इधर नहीं बनाए हैं, ये जो पूरा कार्पेल है इसको हम लोग यहाँ नहीं बनाए हैं। ये पोलन ग्रेन में आगे क्या होगा, बस उसी को इस फिगर में बताया गया है। पोलन ग्रेन में आप लोग को बताया गया है कि 2 लेयर होती है, एक इंटाइन और दूसरा लेयर क्या होता है, ये एक्साइन होता है। अब पढ़े हैं कि एक्साइन के ऊपर कवरिंग होता है स्पोरोपोलिन का, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो नेचर ने इसके लिए क्या किया, कहीं कहीं जगह पर स्पोरोपोलिन को एब्सेंट कर दिया। उस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस जगह को जर्म पोर। इसी जगह से पोलन ट्यूब इमर्ज करेगा।
तो पोलन ट्यूब का इमर्ज होगा तो कौन सा लेयर बाहर आएगा, इंटाइन कम्स आउट एज अ पोलन ट्यूब, इंटाइन कम्स आउट एज अ पोलन ट्यूब। इंटाइन लेयर से क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है। तो देखिए जैसे ही पोलन ट्यूब बनेगा तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये टर्मिनल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। कौन सा पोजीशन, टर्मिनल, एंड वाला पोजीशन। और जेनेटिव सेल आगे क्या करेगा, डिवीजन करेगा। जेनेटिव सेल का नेचर कैसा है, अरे जेनेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बना है पोलन ग्रेन के डिवीजन से, तो पोलन ग्रेन तो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, तो ये दोनों कैसा नेचर होगा, दोनों का नेचर ही हैप्लॉइड होगा। आगे जेनेटिव सेल में डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन, अरे हैप्लॉइड में तो माइटोसिस हो सकता है, मियोसिस कभी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है। और जब डिप्लॉइड सेल को बनाना होता है हैप्लॉइड गैमेट का स्ट्रक्चर, तभी मियोसिस होता है। तो मियोसिस हो, माइटोसिस होगा यहाँ पर। माइटोसिस से क्या होगा, जेनेटिव सेल में डिवीजन होगा। जेनेटिव सेल में डिवीजन से क्या होगा, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। और 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल पहले से, तो यानी कि 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल, कितने सेल स्टेज हुआ, 3 सेल स्टेज। इस तरह लगभग 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में शेड होता है। जैसे ही जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लिया तो इसको बोलते हैं हम लोग मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो क्वेश्चन आता है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझना इसको। क्वेश्चन आता है कि एमएमसी से, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से, देखिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से पहला क्वेश्चन, मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए, मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितना डिवीजन हो, कितना डिवीजन होगा, कौन कौन सा डिवीजन होगा। तो एमएमसी से मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक मियोसिस होगा, इसको ध्यान रखना है। एमएमसी से बनाने के लिए मैच्योर पोलन ग्रेन, यहीं पे तो एक मियोसिस हो गया और एक माइटोसिस। तो कितना डिवीजन हुआ, 2, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। अगला क्वेश्चन होता है, एमएमसी से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितना डिवीजन, कौन कौन सा डिवीजन, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो देखिए मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कि कहाँ से, एमएमसी से, तो एक मियोसिस एक माइटोसिस, और इसके बाद डिवीजन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, डिवीजन यहाँ हो रहा है। तो माइटोसिस कितना हुआ, एक माइटोसिस, 2 माइटोसिस और एक मियोसिस पहले से, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, यानी कि टू फॉर्म मैच्योर मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम एमएमसी 1 meiosis and 2 mitosis is required, and to produce mature pollen grain from MMC 1 meiosis and 1 mitosis cell division is required। होप आप तक को ये पूरा समझ आया होगा आपको। अब आगे इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर सकते हैं आप। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमारे पास जो अभी पढ़े हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में, तो क्या पढ़े हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पार्शियली कहाँ होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और पार्शियली स्टिग्मा के ऊपर। वही है बोरॉन पढ़े थे वहाँ पे, बोरॉन इसेंशियल है किसके लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। पोलन ग्रेन का शेडिंग, पोलन ग्रेन का शेडिंग 2 सेल स्टेज में होता है। लगभग 60% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन सेट करता है 2 सेल्ड स्टेज में, यानी कि जब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होता है तब। और पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में सेट करता है इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब क्या हुआ, जब जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल बना लिया तब, यानी कि 3 सेल्ड स्टेज। अब ये समझाते हैं आपको कि एमएमसी से पोलन ग्रेन बनाने के लिए, मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए एक तो मियोसिस होगा, जिससे क्या होगा, माइक्रोस्पोर से एमएमसी से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। और माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट होगा, लेयर। जब माइक्रोस्पोर पे लेयर आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन डिवाइड करके क्या बनाता है, मैच्योर पोलन ग्रेन।
तो इसमें एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होता है। और एमएमसी से एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एक मियोसिस, दो माइटोसिस। एक माइटोसिस जेनेटिव सेल से दो मेल गैमेट बनाने के लिए, एक्स्ट्रा माइटोसिस जो है वहाँ पे। पॉलीस्पोरी क्या होता है? जब टेट्राड में 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर मिलता है उसको बोलते हैं पॉलीस्पोरी। ये मिलता है कस्क्यूटा में। आगे पॉइंट ये सब हमको छूट गया था थोड़ा सा, इसको हमको नोट कर लेते हैं। इसके बाद पूरा मेल फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे पोलन टैबलेट, जैसे पोलन का क्या होता है? पोलन न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो इससे पोलन टैबलेट, पोलन सिरप बनता है जिसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। इसको वेस्टर्न कंट्री में रेस हॉर्सेस को खिलाया जाता है और एथलीट लेते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, जिसके कारण इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो आपका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है तो क्या लीजिए? पोलन टैबलेट। अगला देखिए, पोलन एलर्जी भी कॉज करता है। कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। एयरबॉर्न पोलन ग्रेन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? एरो एलर्जन। अगर एयरबॉर्न पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करें तो उसको बोलेंगे एरो एलर्जन। जैसे कुछ प्लांट पार्थिनियम, अमेरेंथस, चीनोपोडियम, इनके पोलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं? एलर्जी। पार्थिनियम हमारे इंडिया में आया था इम्पोर्टेड वीट के साथ, गेहूं के साथ आ गया था अमेरिका से। कौन? उस टाइम में हमारे इंडिया में गेहूं की खेती कम होती थी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की बात है, मतलब वीट की शॉर्टेज होती थी हमारे इंडिया में, तो वीट मंगाया जाता था अमेरिका से। तो उसी वीट के साथ ये घास होता है पार्थिनियम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाजर घास। ये आ गया था पार्थिनियम, जो इंडिया में आके बहुत प्रॉब्लम कॉज करा था। अगला एमेरेंथस चीनोपोडियम। चीनोपोडियम बोलते हैं हम लोग किसको? बथुआ को बोलते हैं चीनोपोडियम। इनके अगर पोलन ग्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच गए तो अस्थमा, दमा और ब्रोंकाइटिस भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, पोलन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, क्योंकि पोलन का यूज होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। अगर पोलन का स्टोर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे करें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। किसी भी चीज़ का अगर स्टोरेज लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इसको पोलन ग्रेन को स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि इसका यूज होता है किसमें? इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। अगला पॉइंट है पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कितना घंटा पोलन नॉर्मल रह सकता है, यानी कि लिविंग रह सकता है। तो पोलन ग्रेन का वायबिलिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। एरिया का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इन्वायरमेंट का, उस पर डिपेंड करता है पोलन की वायबिलिटी। जैसे सीरियल की बात करें तो वीट, पैडी, राइस, इसमें 30 मिनट तक पोलन ग्रेन वायबल रहता है, यानी कि लिविंग रहता है। लेकिन कुछ मेंबर जैसे रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के कुछ मेंबर में पोलन ग्रेन वायबल रहता है फ्यू मंथ तक। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया पूरा फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप लोगों को क्या करना है? पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है अच्छे से, फ्लावर का ओव्यूल से पहले का, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पढ़ना अच्छे से। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, यहाँ पे समझ आया है तो कमेंट भी करिए क्या क्या दिक्कत है, जो भी है। और अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिएगा। और अच्छा रहिए, घर रहिए, सेफ रहिए, मस्ती करते रहिए। बाय।